नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोकल बॉडी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक प्रोग्राम शेयर करना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे ही यूपीएससी प्रीलिम्स आपके करीब आता है तो आपको एक ऐसे कोर्स की जरूरत होती है जहां पे आप स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों को तुरंत ही रिवाइज कर सकें। अब यहां पे हम आपके लिए लेके आए हैं तेजस प्रोग्राम। ये एक तरह का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2022 का अटेम्प्ट देने वाले हैं। इस प्रोग्राम के अंडर लगभग 250 आवर्स में हम आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे, चाहे वो स्टैटिक पार्ट हो चाहे वो आपका डायनामिक पार्ट हो यानी करंट अफेयर। इसमें ना केवल आपको स्टैटिक बुक्स की नॉलेज मिलेगी बल्कि एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर होंगे और साथ के साथ 500 दिनों के आपके करंट अफेयर भी कवर होंगे ताकि आप होलिस्टिकली अपने सिलेबस को कवर कर सकें। अब जैसे ही आप एक लेक्चर अटेंड करते हैं तो इसके बाद आपको चाहिए एक रेगुलर फीडबैक जहां पे आपको यह समझ में आ सके कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है। तो इसके लिए यहां पे होगा आपका एक रेगुलर टेस्ट हर एक लेक्चर के बाद, जिससे आप उस टॉपिक के बारे में अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पे आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और साथ के साथ एक डेडिकेटेड मेंटरशिप। इसके अलावा यहां पे फोकस इस बात पे भी रहेगा कि कैसे आप अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी को डेवलप कर सकते हैं और साथ के साथ एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं आप अपने प्रीलिम्स एग्जाम में, उसके बारे में भी आपको समझाया जाएगा। अब अगर आप में से किसी को भी इस बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमें मेल कर सकते हैं info@onlyis.com पे और साथ के साथ आप कॉल कर सकते हैं इस नीचे दिए हुए नंबर पे। पहले क्वेश्चन में आपसे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात की गई है। अब यहां पे आपसे पूछा गया है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को इसके अंतर्गत ही बनाया गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाती है क्योंकि ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ आर्टिकल 243ZD में ऐड किया गया है। अब पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है तो आपका पहला ऑप्शन चला गया, दूसरा भी चला गया और डी ऑप्शन भी चला गया। वैसे तो आपका सही आंसर आ चुका है सी, बट उसके अलावा एक बार देख लेते हैं यहां पर क्या क्या गिवन है हमें स्टेटमेंट में। आपका इलेक्शन कमीशन जो है यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो पंचायत के इलेक्शन कंडक्ट करेगा। ये बात आपके 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही कही गई है। अब इस फाइनेंस कमीशन के बारे में भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया है। तो यहां पे आपका आंसर बन जाता है सी ऑप्शन। आइए जान लेते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में कुछ चीजें। यहां पे 3 टियर सिस्टम को डेवलप करने की बात की जाती है, जहां पे पहला है आपका विलेज, फिर इंटरमीडिएट और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसके अलावा यहां पर ग्राम सभा के बारे में भी बात की गई है। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताना है कि ग्राम सभा में कौन कौन आपके मेंबर होते हैं। उसके अलावा यहां पे सभी मेंबर जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए चेयरपर्सन ऑफ पंचायत की, तो उसे इलेक्ट करेंगे आप, जैसा आपकी स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविजन बताती है। इसके अलावा इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपके चेयरपर्सन होंगे वो आपके इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे उन मेंबर्स के द्वारा जो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे लोगों द्वारा। इसके अलावा यहां पर रिजर्वेशन भी है आपके SC, ST, OBC और वुमेन्स के लिए और इसकी ड्यूरेशन रहती है 5 साल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी is constituted under provision of constitution, prepare a draft plan for metropolitan areas, has a sole responsibility for implementing government sponsored scheme in metropolitan area। अब यहां पे आपकी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो आपका आर्टिकल 243ZE है जो पार्ट 9A में मेंशन है, यहां पे साफ मेंशन किया गया है कि आप कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी भी एरिया में मेट्रोपॉलिटन कमेटी को। अब उसके अलावा अगर बात की जाए ये मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी क्या करेगी, ये ड्राफ्ट करेगी आपके प्लान्स को, तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं ठीक हो जाती है। कई बार आपकी गवर्नमेंट की स्कीम कुछ और लोग भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी स्टेटमेंट अगर गलत हो जाती है तो आप सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, आप डी को भी एलिमिनेट कर दीजिए और पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है और दूसरी, तो आपका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। वैसे थर्ड को एलिमिनेट करते ही हमारे पास 50-50 चॉइस थी, बस हमें यह देखना था कि पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक है या नहीं। अब यहां पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट के बारे में और वहां पे आपसे पूछा गया कि रोल क्या है आपकी ग्राम सभा का। ग्राम सभा हैज पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड इन शेड्यूल एरिया। अब ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती है क्योंकि ये पावर दी गई है आपकी ग्राम सभा को ताकि जो लोग शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं या शेड्यूल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लैंड पे बाहर के लोग कब्जा ना कर सकें। तो पहला प्रोविजन ठीक हो जाता है, तो हमारा सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि जब भी किसी लैंड की एक्विजिशन होती है तो इसमें ग्राम सभा को जरूर से इंक्लूड किया जाता है।
सेकंड स्टेटमेंट है ग्राम सभा के पास ओनरशिप है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट की। अब ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है आपका, क्योंकि यहां पे इनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है इन माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर, तो इस वजह से आपकी सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। अब यहां पे आपका पहला पार्ट गलत हो जाता है, तो आपके पास ऑप्शन बचा है बी और डी। बस आपने ये देखना है कि थर्ड स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। अब यहां पे ग्राम सभा आपकी रिकमेंडेशन देती है फॉर लाइसेंस ग्रांटिंग ऑफ एनी मिनरल फाउंड इन शेड्यूल एरिया। अब ये स्टेटमेंट थोड़ी गलत हो जाती है, क्योंकि इनके पास सिर्फ राइट है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के बारे में, मेजर के बारे में राइट्स नहीं। तो कहीं ना कहीं आपकी थर्ड स्टेटमेंट अगर गलत हो जाती है तो आपके पास ऑप्शन बनता है बी ऑप्शन। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बार फिर से आपसे पेसा एक्ट के बारे में पूछा गया है, जहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट, टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन इन द ट्राइबल एरिया, टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। अब वैसे तो ये सारे ही आपके ऑप्शन काफी करीबी हैं। अब अगर आप पेसा की फुल फॉर्म जानते हैं, यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस चीज के लिए होगा। अब अगर आप इतना अंदाजा लगा लेते तो आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक हो जाता। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। अब यहां पे मेरा एक सवाल है आपसे, पेसा एक्ट के बारे में यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया के बारे में आप जो कुछ जानते हैं उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। जैसे कि मैं आपको ये बता दूं, भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे आपका पेसा एक्ट आया था। उसके अलावा यहाँ पे आपकी ग्राम पंचायत को बहुत सी पावर दी गई हैं, जैसे माइनर प्रोडक्ट्स के बारे में, लैंड एक्विजिशन के बारे में, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ माइनर वाटर बॉडीज के बारे में। उसके अलावा विलेज मार्केट को मैनेज करने के लिए, मनी लेंडिंग के प्रोसेस को वहां पे मैनेज करने के लिए, ऐसी बहुत सी पावर दी गई है आपकी ग्राम पंचायत को इस एरिया में। तो आइए चलते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन में आपसे फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सी अथॉरिटी है जो डिटरमाइन करती है किसी इंडिविजुअल या कम्युनिटी के फॉरेस्ट राइट को। अब यहां पे आपके पास ऑप्शन है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर, या चौथा ऑप्शन है आपका ग्राम सभा। वैसे तो इसका आंसर ग्राम सभा है, और इस एक्ट के अंडर आपके 4 राइट मेंशन किए गए हैं। पहला है टाइटल, जहां पे आपको ओनरशिप दी जाती है लैंड की, और यहां पे आपको 4 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड नहीं मिलता है। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है। अब ये टाइटल एक्ट उन्हीं को मिलता है जो 3 जनरेशन से या 75 ईयर से उस एरिया में रह रहे हो। उसके अलावा यूज राइट मिलते हैं, जहां पे आप यूज कर सकते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, जैसे आप हनी कलेक्शन कर सकते हैं उन एरिया में। उसके अलावा रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट, मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट के कारण आपको वहां से डिस्प्लेस करना पड़े तो आपको रिहैबिटेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी और इलीगली वहां से आपको इवैक्यूएट नहीं करा जाएगा। उसके अलावा फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट, जहां पे आप प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। ये सभी राइट आपको इस एक्ट के अंडर मिले हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत से प्रोविजन है इस एक्ट के अंडर। अब मैं ये चाहता हूं आपसे कि आप इसके बारे में जो कुछ जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करें। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज सिस्टम इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग: पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डेवलपमेंट, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। अब देखिए, ये आपका थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। तो पहले ये देख लेते कि ये कहां कहां मेंशन नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अब फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन तो यहां पे नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी तरह का पैसा इकट्ठा नहीं किया जा रहा है यहां पे। तो आपका फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया, तो आपका डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब 50-50 है, आपको सिर्फ ये देखना है कि सेकंड स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। अब देखिए, इंडिया तो पहले ही एक डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में आपके पॉलिटिकल पार्टी की अकाउंटेबिलिटी तो पहले से ही होती है। तो कहीं ना कहीं इसको फिक्स करने के लिए हमें ये सिस्टम डेवलप करने की जरूरत नहीं थी। और वैसे भी ये ग्रास रूट लेवल की बात करता है, तो इसे नेशनल लेवल पे आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मतलब मैं ये कहूं कि मैं पंचायत के इलेक्शन जीतूंगा और इससे सेंट्रल गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती हो, तो ये तो चीज गलत है ना। तो इस वजह से आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है और आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। अब यहां पे आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। अब यहां पे कहा गया है कि मिनिमम एज है किसी भी पर्सन के लिए पंचायत के इलेक्शन के लिए 25 साल। तो ये चीज गलत हो जाती है, क्योंकि मिनिमम एज दी गई है 21 ईयर की। तो इस वजह से आपकी पहली स्टेटमेंट गलत, ऑप्शन ए गया, ऑप्शन सी गया। अब हमारे पास बी और डी बचा है। अब पंचायत
रिकॉन्स्टिट्यूट आफ्टर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यू ओनली फॉर रिमाइंडर पीरियड। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वैसे तो इनको फुल टाइम टेन्योर है 5 ईयर का। अब मान लीजिए अगर ये प्रीमेच्योर डिसॉल्व हो जाती है तो उस केस में ये रिमेनिंग टाइम के लिए ही ऑफिस को होल्ड करेंगे। यहां पे आपकी सेकंड स्टेटमेंट ठीक हो जाती है और आंसर बनता है ऑप्शन बी। अब यहां पे आपसे बात की गई है ग्राम न्यायालय एक्ट के बारे में। एज पर एक्ट, ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस नॉट क्रिमिनल। अब ये चीज तो गलत है, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस को ही हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मर्डर के केस को हैंडल कर सकते हैं। जैसे छोटी मोटी चोरी चकारी का केस है तो उसे तो ये हैंडल इजीली कर सकते हैं। तो यहां पे आपका ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है और ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में सही कहा गया है। अब दूसरी स्टेटमेंट है कि जो आपके सोशल एक्टिविस्ट हैं इन्हें आप मीडिएशन या रिकॉन्सिलेटर के तौर पे आप अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहां पे आपकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब भी किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना होता है तो उस एरिया के लोकल इंसान को आप मीडिएटर के तौर पे रखते हैं ताकि जो आपके फैसले हो वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके। तो यहां पे आपका आंसर बन गया बी ऑप्शन। आज का आखिरी क्वेश्चन, अब यहां पे आपसे पूछा गया है कि लोकल गवर्नमेंट को बेस्ट तरीके से आप एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन और डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब आपका ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे तो आप रेफरेंडम वगैरह कंडक्ट करते हैं ना, और लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे ब्रिटेन में हुआ था ब्रेग्जिट के टाइम पे। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन भी नहीं है ये, क्योंकि वहां पे कुछ पावर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को किसी और को दे रहे हैं, तो ये चीज भी नहीं है यहां पे। अब अगर आपको पता हो कि फेडरलिज्म क्या होता है तो आपके लिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा। अब यहां पे मैं आपको फेडरलिज्म की डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, अब ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है। अब अगर हम फेडरलिज्म को एलिमिनेट कर देते हैं तो ऑप्शन क्या बचता है, बी ऑप्शन, क्योंकि सेल्फ गवर्नमेंट को लाने का काम क्या था, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना, जहां पर हम ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। तो इस वजह से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और आंसर इसका बन जाता है बी ऑप्शन। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।